हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने कल के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हम कर रहे हैं ओसवाल का सैंपल पेपर 1 हम ले रखा है, जिसके हम अब तक 16 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। हम पहले की 2 वीडियोस में अच्छे से मैं आपको 16 क्वेश्चन समझा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, मैं इसको कैप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? A point on x-axis divides the line segment joining the points A 2, -3 and B 5, 6 in the ratio 1:2. Then the point is. So क्या दे रखा है? एक पॉइंट है A और B। लेट सपोज करो एक ये पॉइंट है यहाँ पे A, जिसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 2, -3, और एक कोई पॉइंट ले रखा है B, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 5, 6। तो क्या कह रहा है? अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड्स, जो एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। मतलब इस ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है ना, उसको क्या कर रहा है, एक एक्स एक्सिस का एक पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। आपको पता है एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं? वो होते हैं x, 0। वहां पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। तो लेट सपोज करो कोई ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी लेट सपोज कर लो एक्स एक्सिस है, और उसका कोई पॉइंट है, क्या है, x, 0, जो क्या कर रहा है, इस ए बी लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? वो डिवाइड कर रहा है 1:2 में। वो किस में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में। तो आपको क्या निकालना है? आपको ये पॉइंट निकालना है। दैट मीन्स आपको x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। हम ये कैसे निकालते हैं पॉइंट? हम सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है, पहले x की ये वाला कोऑर्डिनेट, जो x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल्स टू, इसको कहते हैं हम m1, इसको कहते हैं m2, ठीक है। ये पॉइंट को मान लो कहते हैं x1, x2, और इसको कहते हैं y1, x1, y1, और इसको कहेंगे x2, y2, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये होता है हमारा x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला। और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है, y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है m1y2, क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये होता है x और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला। तो यहां पे देखो, हमें पता है x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, तो दैट मींस ये तो हमें निकालने की जरूरत है ही नहीं, हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो निकाल लेते हैं। x इज इक्वल्स टू, अब जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। m1 यहाँ पे क्या है, 1 है, m2 क्या है हमारा 2 है, x1 क्या है 2 है, और x2 क्या है हमारा 5 है। तो जस्ट वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन में क्या होगा, m1 प्लस m2, दैट मीन्स 1 प्लस 2 विच इज 1 प्लस 2। सो x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 अपॉन में 3। सो x इज इक्वल्स टू 9/3। तो x कितना आ गया, x आ गया हमारे पास 3। तो मतलब, तो वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट कौन सा है जो इस ए बी लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है? वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है 3,0। वो पॉइंट क्या है, 3,0। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल करेक्ट है। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड इज, रेड फेस कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फेस कार्ड कौन से होते हैं। फेस कार्ड होते हैं जैक, किंग और क्वीन। सो आपको पता है रेड में कौन कौन से होते हैं। रेड में एक तो हार्ट होता है और एक डायमंड होता है। सो हार्ट के पास भी क्या होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं और डायमंड के पास भी 3 फेस कार्ड होते हैं। सो हार्ट के कौन से हो गए, जैक किंग क्वीन, प्लस डायमंड के कौन से हो गए, जैक किंग क्वीन। तो टोटल हमारे पास कितने फेस कार्ड्स, रेड फेस कार्ड हो गए, रेड फेस कार्ड हमारे पास हो गए 6। रेड फेस कार्ड कितने हो गए, 6। तो क्या लिखोगे आप, टोटल रेड फेस कार्ड इज, टोटल रेड फेस कार्ड कितने हैं हमारे पास, 6। सो प्रोबेबिलिटी, रेड फेस कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपको पहले ये लाइन लिखनी है, लेट आर बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऊपर क्या आता है पहले, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो रेड फेस कार्ड के फेवर में कितने आउटकम्स है, 6 हैं। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं आपको पता है, टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। देखो 3 से तो कट नहीं रहा, सो ये 2 से काट लेते हैं, 2 3 जा और 2 26 जा। सो आंसर कितना आ गया, 3/26। तो रेड फेस कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/26। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, असर्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, HCF of any 2 consecutive even natural number is always 2। मतलब कोई भी 2 consecutive even natural number का HCF क्या होता है, 2 होता है। ये तो हमें assertion दे रखा है। रीजन क्या दे रखा है, even natural numbers are always divisible by 2। तो पहले तो आपको क्या बताना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, अगर ट्रू है तो क्या जो ये assertion, जो भी हमें स्टेटमेंट दे रखी है, क्या इसकी ये प्रॉपर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ये आपको दोनों चीजें बतानी है। पर सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं भी या नहीं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या ऊपर वाली स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है या नहीं है। सो आप खुद सोचिए, अगर लेट सपोज करो मेरे को कोई एक इवन नेचुरल नंबर कोई बताना है तो किस फॉर्म का होगा, वो 2x फॉर्म का होगा नहीं होगा। अगर मैं कोई भी एक इवन नेचुरल नंबर लूं तो वो किस फॉर्म का होगा, 2x फॉर्म का होगा। अब उससे नेक्स्ट इवन नेचुरल नंबर किस फॉर्म का होगा, किस, वो 2x + 2 फॉर्म का होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, वो होगा ना इसी फॉर्म का, यस 2x + 2 फॉर्म का होगा। और आपने रियल नंबर में सीखा है, अगर कोई भी 2 नंबर का आपको HCF निकालना हो तो आप क्या करते हैं, आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अब 2x का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे 2x को लिख सकते हो, आप इसको 2 × x लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। सिमिलरली आप 2x + 2 को कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख दोगे 2 × में x + 1, यस ऐसे ही लिखोगे। अब अगर मैं HCF की बात करूं, अब मैं अगर HCF 2x और 2x + 2 के HCF की बात करूं तो HCF क्या होता है, जो भी दोनों के अंदर, जो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन फैक्टर होता है, एक तो हम वो लिखते हैं और साथ में जो सबसे छोटी पावर होती है वो लिखते हैं। दोनों की पावर 1 है तो पावर क्या आएगी, यहाँ पे 1 ही आएगी। सो HCF क्या आ गया, HCF आ गया हमारे पास 2। आप देखो ये x है, यहाँ पे ये x + 1 है, ये अगर x की वैल्यू 1 ले लो, ये क्या होगी, ये 1 + 1 2 हो जाएगी। तो ये तो कभी भी हमारे पास कोई सेम नंबर तो होगा नहीं, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 2 ही फैक्टर है और इसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 है। तो HCF अगर कोई भी आप 2 इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लो, उनका जो HCF आएगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा 2 होगा। देखो हमने यहां से देख लिया, ठीक है। अब देखो सेकंड रीजन क्या कह रहा है, क्या इवन नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। क्या हर एक इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल करेक्ट चीज है। कोई भी आप इवन नेचुरल नंबर ले लो वो हमेशा 2 से डिविजिबल तो होता ही है। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल
ट्रू है। लेकिन अब आपको बताना है कि क्या ये हमारी इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है असर्शन की। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी। आप सिर्फ इसकी क्या ये असर्शन की ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं भाई, ये तो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा मेरे हिसाब से बी। बोथ assertion A and reason R are true and reason R is not the correct explanation of assertion A। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट तो सही है, बट जो ये रीजन आ रहा है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस assertion A की। सो कौन सा ऑप्शन सही है? मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो अब जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो अब है क्वेश्चन नंबर 20। सो ये भी है असर्शन रीजन का। सो क्या दे रखा है असर्शन हमें? इफ द रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज रिड्यूस्ड टू हाफ and the angle is doubled, then the perimeter of the sector remains same। ये है हमारे पास assertion। और reason क्या है? The length of the arc subtending angle theta at the center of radius r is पाई आर थीटा अपॉन में 180। सो ये आपको assertion और reason दे रखा है। आपको बताना है पहले तो कि क्या ये स्टेटमेंट दोनों ट्रू हैं, और अगर ट्रू है तो क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस assertion की। तो ये आपको बताना है। पहले जरा मैं देख लेते हैं कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या ये दोनों की दोनों हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। सबसे पहले मैं जरा रीजन को ट्रू देख लेती हूँ, क्या ये ट्रू है या नहीं है, क्योंकि इसको मैं ताकि रब कर दूंगी। ठीक है, तो क्या है? द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ रेडियस आर इज दिस। सो अगर आप मान लीजिए ये आपके पास में एक सर्कल है, ठीक है, उसका ये सेंटर क्या है? ओ है। लेट सपोज करो ये है हमारे पास एंगल थीटा जो ये आर्क सेंटर पे बना रही है। सो क्या होता है फॉर्मूला? आपको लेंथ ऑफ आर्क का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। यही होता है फॉर्मूला, बिल्कुल यही होता है। सो इस 2 से ये कट गया तो कितना होगा? 180। सो फॉर्मूला क्या होगा? थीटा पाई आर अपॉन में 180। तो क्या यही बोला इसने? देखो, थीटा पाई आर अपॉन में 180। तो ये तो बात इसने बिल्कुल सही बोली। अगर कोई एक आर्क सेंटर पे अगर थीटा एंगल बना रही है तो ये लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा पाई आर अपॉन में 180। तो ये रीजन तो भाई बिल्कुल ट्रू है। सो अब जरा चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा असर्शन ट्रू है या नहीं है। सो देखो क्या कहा है? इफ द रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल इज रिड्यूस्ड टू हाफ एंड द एंगल इज डबल देन द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर रिमेन सेम। तो पहले तो आप जरा नॉर्मल तरीके से ना, कोई भी एक सर्कल दे रखा है तो अगर आपको सेक्टर का अगर आपको पेरीमीटर निकालने के लिए बोले तो क्या आएगा? पहले हम जरा वो निकाल लेते हैं। तो इसको जरा मैं रब कर देती हूँ, इस पोर्शन को मैं जरा रब कर देती हूँ। ठीक है, हमें ये पता चल गया हमारा रीजन क्या है हमारे पास? ट्रू है। सो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इस सेक्टर का आपको पेरीमीटर निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला? आपको पता है ये रेडियस है, ये रेडियस है। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री की लेंथ का सम। सो पेरीमीटर क्या होगा? ये पहले ओरिजिनल जो हमारा रेडियस आर था और एंगल थीटा था, तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा आर प्लस इसका क्या होगा? इसकी लेंथ कितनी होती है? मैंने अभी आपको बताई लेंथ क्या होती है? थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। यही होती है, बिल्कुल यही होती है। सो आर प्लस आर इज 2r प्लस थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। यस और नो? अब क्या दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? यस, दोनों में से ना मेरे को 2r कॉमन दिख रहा है। तो अंदर क्या रह जाएगा? यहाँ पे 1। यहां क्या रह जाएगा? यहां रह जाएगा सिर्फ आपका पाई थीटा अपॉन में 360। यहां क्या रह जाएगा? पाई थीटा अपॉन में 360, पाई थीटा अपॉन 360। तो जब आपका रेडियस आर था और एंगल थीटा था तो हमारे पास पेरीमीटर क्या निकल के आ गया? पेरीमीटर ये निकल के आ गया। अब वो कह रहा है कि हमने क्या किया? हमने रेडियस को कर दिया हाफ और एंगल को कर दिया डबल। अब बताओ पेरीमीटर क्या आता है? और अगर जो क्या वो पेरीमीटर और ये वाला पेरीमीटर क्या सेम है या नहीं है, ये हमें बेसिकली
बताना था। ठीक है, चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज करो मैं यहां पे चेक कर रही हूं। ठीक है, अब इसने क्या कहा, रेडियस क्या हो गया, रेडियस हाफ हो गया। तो अगर यहाँ पे रेडियस पहले मैं सर्कल बना लेती हूँ। ठीक है, तो अब इसने क्या हो गया, अब हमारे पास रेडियस क्या हो गया, रेडियस मेरे पास हाफ हो गया। दैट मीन्स अब रेडियस हो गया r/2 और एंगल क्या हो गया है, एंगल डबल। पहले था एंगल थीटा, अब क्या हो गया, एंगल 2 थीटा। अब जरा बताना, जरा पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा देखो क्या आएगा, r/2 प्लस r/2 प्लस, अब इसका क्या होगा, ये लेंथ क्या आएगी, आपको पता है आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन, सॉरी अब यह 2 थीटा हो जाएगा। यस, एंगल क्योंकि डबल हो गया है, 2 थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई, और रेडियस क्या है, रेडियस मेरे पास r/2 यही है। सो r/2 प्लस r/2 क्या होगा, 2r/2। यस, 2r/2 हो जाएगा। अब मैं इसको काट नहीं रही, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां होगा 2 थीटा अपॉन में 360 इंटू में इससे मैं ये काट दिया, तो क्या रह गया मेरे पास, पाई आर रह गया, पाई आर। अब जरा अगेन देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है 2r। तो यहां क्या रह गया, यहां रह गया हाफ, यहां क्या रह गया, देखो 2r तो चला गया बाहर, यहां क्या रह गया, पाई थीटा अपॉन में 360, क्या रह गया, पाई थीटा अपॉन 360। अब जरा आप देखना, जरा दोनों के, क्या दोनों के पेरीमीटर सेम है, देखो यहां 2r आ रहा है, यहां 2r आ रहा है, लेकिन यहां आ रहा है 1, यहां क्या आ रहा है 1/2, बाकी सब कुछ सेम है। तो क्या दोनों के पेरीमीटर सेम आए, नहीं भाई, दोनों के पेरीमीटर क्या सेम नहीं आए। तो क्या मेरा असर्शन ट्रू है, देखो इसने क्या कहा, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन्स सेम, सेम तो भाई नहीं है, तो असर्शन क्या हो गया, असर्शन मेरा फॉल्स हो गया, असर्शन मेरा गलत हो गया। सो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही होगा assertion A is false but reason R is true। assertion तो हमारा गलत है बट रीजन हमारा ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी देखा कि यहाँ पे विजिबल नहीं है, मैं आपको दोबारा यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। ये वाला पुराना वाला पेरीमीटर क्या आया था, पुराना वाला पेरीमीटर निकल के आया 2r इंटू में 1 प्लस पाई थीटा अपॉन में 360, और जो अब वाला जब हमने एंगल को क्या कर दिया डबल और रेडियस को कर दिया हाफ, तब पेरीमीटर क्या निकल के आया, तब मेरी पेरीमीटर निकल के आया 2r इंटू में 1/2 प्लस में पाई थीटा अपॉन में 360। तो आप देख सकते हैं ये दोनों के पेरीमीटर क्या है, सेम नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, तो इसलिए असर्शन हमारा क्या है, फॉल्स है। अब जल्दी से आप लिख लीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन। तो हमारा सेक्शन ए पूरे 20 क्वेश्चन अच्छे से खत्म हो चुके हैं। सो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, जो 21 क्वेश्चन है, वो क्या है, अब इसमें क्या है, चॉइस है, एक ए पार्ट है और बी पार्ट है, हम दोनों के दोनों पार्ट करेंगे। ठीक है, मुझे क्या पता आप कौन सा पार्ट करने वाले, तो मेरा फर्ज बनता है ना मैं आपको दोनों कर रहा हूं। सो मैं आपको पहले ए पार्ट करवाऊंगी। सो ए पार्ट क्या है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग फैक्टराइजेशन, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको 480 और 720 का आपको क्या निकालना है, आपको LCM और HCF निकालना है बाय यूजिंग विच मेथड, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले यहां पे जरा कर लेते हैं ना, जरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जब बचपन में हम करते थे। सो 480 को बताओ कैसे होगा, किस पे जाएगा, 2 पे, सो इट विल बी 240, नेक्स्ट इट विल बी 120, फिर क्या होगा 260 जा, 230 जा, 215 पे, 3 5 जा एंड 5 1 जा। सो लिख लेते हैं अब। सो 480 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, कितनी बार है, 2 1 2 3 4 5, सो 2 की पावर 5 इंटू में 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार, और इंटू में 5। सो ये तो हो गया आपका 480 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब करते हैं
720 का। सो 720 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, मैं यहीं पर ही करके दिखा देती हूँ। एक्चुअली मैं जहां पे ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना, वहां पे आई गिव होम ट्यूशन, ठीक है, मैं होम ट्यूशन देती हूँ, तो कुछ कुछ बच्चों को मैंने देखा है उनको प्राइम फैक्टराइजेशन करना भी निकाल नहीं आता, ये भी करना नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको हर एक चीज बताऊंगी, मैं किसी को जज नहीं कर रही यहाँ पे, मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। फिर अब बात करते हैं 720 की। सो ये किस पे जाएगा, पहले 2 से कर लेते हैं। सो 2 360 पे जाएगा, देन 180 पे, देन 90 पे, फिर 45, देन 315 पे, देन 3 5 देन 5 1 हो गया, ठीक है। सो 720 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4, तो 2 की पावर क्या है 4 है, इनटू में कितनी बार 3 आ रहा है, 3 आ रहा है 2 बार, इनटू में 5। तो ये हमने कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन 480 का और 720 का। सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे HCF, निकालेंगे किसका, 480 का और 720 का। सो HCF कैसे निकालते हैं, HCF देखते हैं कि इस 480 और 720 के पहले तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है ना वो लिख लेंगे। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी, देखो दोनों में आ रहा है, 2 3 5 दोनों में आ रहा है। तो पहले तो हम कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं। फिर उसके बाद पावर कैसे डिसाइड होती है, दोनों की जो स्मॉलेस्ट पावर होती है वो आती है। तो 2 में यहां पे पावर क्या है 5, यहां क्या है पावर 4, छोटी कौन सी है 4, तो 2 की पावर क्या आएगी 4 आएगी। 3 में देखो यहां पे 3 की पावर है 1, यहां है पावर 2, छोटी कौन सी है 1, तो 1 आएगी। नेक्स्ट इज 5 में पावर दोनों में 1 ही है, तो शॉर्टेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट क्या ही होगा, तो ये 1 ही है। सो क्या होगा, 2 पावर 4 इज 16 इंटू 3 इंटू में 5, तो 16 5 80, 80 3 240। तो हमारे पास HCF क्या आ गया, HCF मेरा 240 निकल के आ गया। अब जरा निकाल लेते हैं LCM, इसको मैं हटा देती हूं। अब निकाल लेते हैं LCM, बहुत सिंपल है वो भी। अब निकाल लेते हैं LCM। तो LCM किसका निकालना है, अगेन हमको 480 और 720 का निकालना है। सो LCM के लिए हम क्या करते हैं, LCM के भी सेम हम क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर्स, इसमें कॉमन नहीं, इसके अंदर जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो हम सब लिख लेते हैं, नॉट कॉमन, कॉमन हम HCF में लिखते हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, यही फैक्टर्स आ रहे हैं और तो कोई नहीं है। अब LCM में क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है हम यहाँ पे वो लेते हैं। यहां पावर है 5, यहां पावर है 4, तो कौन सी पावर आएगी, पावर आएगी 5 वाली। यहां पावर है 1, यहां पावर है 2, सो कौन सी पावर आएगी, पावर आएगी 2 वाली। यहां पावर है 1 1, तो क्या ही कंपेयर करोगे, तो 1 ही आएगी। सो 2 पावर 5 इज 32 इंटू में 9 इंटू में 5, सो 32 5 जा कितना होता है 160, और 160 इंटू 9 कितना होगा, 16 इज 1, 16 इंटू 9 इज 144, तो ये हो जाएगा 1440। सो LCM कितना आ गया निकल के, LCM आ गया मेरे पास 1440, और HCF क्या आ गया, HCF आ गया मेरे पास 240। सो ये है मेरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट ए। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का ही बी पार्ट। सो बी पार्ट क्या है, द HCF ऑफ 85 एंड 238 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 85m माइनस 238, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सो आपको क्या दे रखा है, जो HCF 85 और 238 का जो HCF दे रखा है ना, वो क्या दे रखा है, वो आपको इस फॉर्म का दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है, आपको m की वैल्यू निकालनी है। देखो आप सोचोगे ये कैसे इन्होंने इस फॉर्म में निकाल रखा है, तो ना RD के अंदर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम शायद ये ना
पिछले साल एक्चुअली जब अब ना ये थोड़ा सिलेबस कम करवा दिया है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम यूज करते थे, तो हम ना इसको हम निकालना सीखते थे आरडी में। अभी भी पुरानी आरडी देखोगे ना, उसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं कि आप इसको, कोई भी आपको दो नंबर्स दे देंगे और आप कहेंगे कि आप इसको इस फॉर्म में आप एक्सप्रेस करो। ये सब पहले के क्वेश्चन है आरडी में, आप चाहो तो पुरानी आरडी में देख सकते हो। सो अभी आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि 85 और 238 का जो HCF है वो इस फॉर्म का है, तो आपको m की वैल्यू निकालनी है। चलो पहले मैं 85 और 238 का भाई एलसीएम तो निकालू, क्या होता है। तो पहले मैं जरा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेती हूँ, तो देखते हैं क्या होगा। 85 किस पे जाएगा, 5 पे, किस पे जाएगा, 17 पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 17 1 जा 7, ठीक है। सो 85 को मैंने कैसे लिख दिया, 85 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 5 इंटू में 17। अब जरा कर लेते हैं 238 का। सो 238 को आप कैसे लिख सकते हैं, 238 का प्राइम फैक्टराइजेशन जरा कर लेते हैं। सो क्या होगा, ये पहले जाएगा 2 पे, देन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, देन 9 पे, ये शायद 7 पे जा रहा है, 7 1 जा 7, देन 7 7 जा 49, ये जाएगा 17 पे। तो क्या हो जाएगा 238 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 7 इंटू में 17। तो देखो अब क्या निकालना है हमको, जरा HCF की बात हो रही है तो हम जरा HCF निकाल लेते हैं। 85 और 238 का HCF देखते हैं क्या होगा। मैंने क्या बताया था, HCF क्या होता है, दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है वो हम लिख लेते हैं। सो कॉमन फैक्टर कौन सा है, 17 ही है, तो 17, और पावर दोनों में 1 है तो पावर यहाँ पे 1 ही आ जाएगी। सो HCF क्या आ गया, 85 और 238 का आ गया 17 निकल के आ गया। अब ओके, सो एक्चुअली बीच में कुछ फोन में प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए कुछ वीडियो बन गई, बट मुझे रब करनी पड़ी दोबारा बताने के लिए आपको, ठीक है। सो HCF 85 और 238 का HCF क्या आ गया, 17 निकल कर आ गया। सो आपको पता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, 85 और 238 का जो HCF दे रखा है इस फॉर्म में दे रखा है, लेकिन यहां से HCF क्या आ गया, 17 आ गया। सो दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो 85m माइनस 238 is equals to 17 होगा, yes or no? So 85m is equals to 17 plus 238, which is equals to 85m is equals to 255 upon में, सॉरी 255, तो m कितना आ गया, m यहां से निकल के आ गया 8 3 24, ये आ गया आपका 3 आ गया। m कितना निकल के आ गया आपका, m आपका 3 निकल कर आ गया। सो ये था क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट बी। आपको जो भी अच्छा लगे आप वो वाला पार्ट कर सकते हैं, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। मैंने 22 नहीं लिया अभी, वो हम कल करेंगे क्योंकि उसके भी अगेन 2 पार्ट हैं और बारिश बाहर स्टार्ट हो रही है और डॉगी बहुत भौंक रहे हैं, तो मैंने कहा पहले हम जल्दी जल्दी क्लास को खत्म कर लेते हैं, ताकि कुछ हम पहले वो ले लेते हैं जिनके एक एक ही पार्ट है, ठीक है। सो मैंने ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 23। सो क्या है, 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में sec स्क्वायर 45 डिग्री की आपको वैल्यू बतानी है। आपको पता है sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो आपको क्या करना है, sin 60 का स्क्वायर, ठीक है। सो √3/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, अपॉन में क्या होगा, sec 45 के, बच्चों को sec 45 लर्न नहीं होता, लेकिन cos 45 तो पता है ना आपको, cos 45 क्या होता है 1/√2, तो sec 45 क्या हो जाएगा, उसका उल्टा। सो दैट मीन्स √2 का स्क्वायर, ये हो गया। सो देखो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा 2 इंटू में 3/4 हो जाएगा, अपॉन में यहां क्या होगा 1/3, डिवाइड में क्या होगा, √2 का स्क्वायर इज 2। सो यहां से ये कटेगा, सो क्या हो जाएगा 2 पे, सो विच विल बी 3/2 माइनस 1/3 अपॉन में 2। तो जल्दी से एलसीएम ले लेते हैं। सो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम विल बी 6। तो यहां पे क्या हो जाएगा 9 माइनस यहां पे जाएगा 2 अपॉन में 2।
So 9 minus 2 is what? 9 minus 2 is 7 upon में 6 upon में 2. So it will be 7 by, ये 2 कहां चला जाएगा? 2 आएगा 6 के साथ में, तो 6 into में 2, so which is 7 by 12. तो इसका आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 7 by 12. तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24. सो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? आप चिंता मत करना, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 सबसे पहले कल करवाऊंगी, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना. प्रोबेबिलिटी का बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आराम से कर लेंगे, ठीक है. सो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस which is at distance of √41 units from point 8, -5. आपको एक ऐसा पॉइंट बताना है एक्स एक्सिस पे जो क्या है? √41 यूनिट डिस्टेंस पर है. किससे? इस पॉइंट 8, -5. सो लेट सपोज कर लो मैंने कोई पॉइंट ए ले लिया. अब एक्स एक्सिस पे बोल रहे हैं तो किस फॉर्म का होगा पॉइंट? x, 0 फॉर्म का होगा. सो लेट सपोज करो कोई ए मैंने पॉइंट ले लिया जो क्या है मेरा √41 यूनिट्स डिस्टेंस, √41 डिस्टेंस पर है. किससे? इस पॉइंट, लेट सपोज करो इसका मैंने पॉइंट का नाम दे दिया बी, जिसके पॉइंट्स क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है 8 और वाई कोऑर्डिनेट इज -5. सो क्या ले लिया मैंने? एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट ले लिया x, 0 जो क्या है √41 डिस्टेंस पर है. किससे? इस पॉइंट बी से. सो आपको पता है आपको क्या निकालना है? आपको ये पॉइंट निकालना है. सो आप इसमें क्या यूज करोगे? हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला. सो आपको क्या दे रखा है? आपको ए बी, आपको क्या दे रखा है? ए बी आपको √41 आपको दे रखा है. अब ए बी क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ भाई, हम तो बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं. बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर. सो ये पॉइंट किसका काम करते हैं? ये x1, y1 का करते हैं और ये करते हैं x2, y2 का. सो क्या होगा? फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर. दैट मीन्स 8 - x का स्क्वायर, 8 - x का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर. दैट मीन्स -5 और -0 का स्क्वायर, जो किसके इक्वल है? जो इक्वल है √41 के. सो ये क्या होगा? ये हो जाएगा 8 - x का स्क्वायर प्लस, अब -5 का स्क्वायर क्या होता है? +25 इज इक्वल्स टू √41. ठीक है. अब जरा देखो यहां पे रूट है भाई, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, तो मैं क्या करूंगी? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगी. क्या करूंगी? स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग करने से क्या फायदा होगा? हमारे ये रूट जो होंगे, हमारे ये रूट हट जाएंगे. सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 8 - x का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू 41. हमारा क्या होगा? हमारे रूट हमारे हट जाएंगे. सो ये क्या होगा? यहां मैं लगा सकती हूं a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला. सो इट इज 64 प्लस x स्क्वायर माइनस में 16x इज इक्वल्स टू 41 माइनस में 25. सो ये कितना होगा? ये होगा x स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल्स टू 41 में से 25 कितना? 11 में से 5 गया 6, 3 में से 2 गया 1, तो 16 माइनस में 64. हम 64 को भी वहां ले गए. सो इट विल बी x स्क्वायर माइनस 16x कितना होगा? 14 में 6 गया 8 और 5 में से 1 गया 4, तो कितना होगा? 48, विच इज माइनस का 48. सो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0. सो क्या होगा? अब आपको यहां पे क्या करनी है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है. क्या करो कि ऐड करो तो क्या आ जाए? -6 आ जाए और मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाए? 48 आ जाए. तो क्या लेंगे हम? तुम बताओ. 12 और 4 हम ले सकते हैं. -12x और -4x, 12 4 48 होता है और यहां पे ऐड करेंगे -12 -4 को तो कितना आएगा? -16 आएगा. सो इट विल बी
-12x -4x प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से x कॉमन लिया, सॉरी यहां से है दिखेगा नहीं आपको, मैं देख लेती हूँ एक बार दिख रहा है नहीं दिख रहा, बिल्कुल इसके बाद आपको नहीं दिखेगा, तो मैं इसको जरा रब कर देती हूँ। ये मुझे अब याद है मेरे को, है ना, तो इसको जरा हम रब कर देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, यहां पे मैंने x को ले लिया कॉमन, सो कितना हो जाएगा x -12, और यहां से भी अगेन मैं क्या लूंगी -4 कॉमन, सो इट विल बी x -12 इज इक्वल्स टू 0। सो क्या आ गया x -4 और x -12 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, x की वैल्यू एक तो 4 आ गई और एक 12 आ गई। तो क्या क्या पॉइंट्स आ गए आपके पास, एक पॉइंट आ गया आपका 4,0 और एक पॉइंट आपके पास क्या आ गया 12,0। मतलब ये दोनों के दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं एक्स एक्सिस पे जो क्या है √41 डिस्टेंस पर है, किससे, इस बी पॉइंट से। सो क्या क्या हमारे पॉइंट्स आ गए, हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, एक तो 4,0 और एक क्या आ गया 12,0। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे, आज हमने 7 to 8 क्वेश्चन ये सबने करेंगे आज। सो हम अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। मैं बिल्कुल भी आप पे बर्डन नहीं डाल रही, बहुत ही कम कम क्वेश्चन कर रहे हैं, बट हम ऐसे करेंगे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, बिल्कुल भी कोई भी डाउट्स में आपको रहने नहीं दूंगी। सो अब हम मिलेंगे अपने कल वाले लेक्चर में, जिसमें मैं ट्राई करूंगी कि हम सेक्शन भी कंप्लीट कर लें। ठीक है, सो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।